श्री अकाल, सलाम, नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम है जसमिंदर पाल सिंह और सिंह आर्चरी के इस वीडियो में मैं आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो है भाग 3 धनुर्विद्या और धनुर्वेद। इससे पहले हम 2 भाग बना चुके हैं जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको कुछ बताने जा रहे हैं रोचक बातें धनुर्वेद के बारे में और इनका धनुर्विद्या पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। तो चलिए आइए देखते हैं धनुर्विद्या और धनुर्वेद भाग 3। धनुर्वेद में धनुष या कमान को चाप की संज्ञा भी दी गई है और ये 2 प्रकार का बताया गया है। एक होता है देव धनुष और एक होता है मानव चाप। देव धनुष वो होता है जिन्हें देव इस्तेमाल किया करते थे और मानव चाप वो होता है जिसे मानव इस्तेमाल करते हैं। मानव चाप में 2 प्रकार के आगे धनुष के बारे में बताया गया है। एक होता है यौगिक चाप और एक होता है युद्धक चाप। यौगिक चाप वह होता है जो अभ्यास के लिए प्रयोग किया जाता है और युद्धक चाप वो होता है जो युद्ध में प्रयोग किया जाता है। इससे आगे इन्हें और भागों में बांटा गया है, जैसे ये किस प्रकार के बने होते हैं। जो मानव चाप है उसमें धातु, लकड़ी और सींग, ये 3 प्रकार के धनुष प्रायः पाए जाते हैं। धातु से बनने वाले धनुष में लोहा, सोना, चांदी, कांसा, तांबा, इन धातुओं का प्रयोग किया जाता था। सींग से बनाए जाने वाले धनुष में भैंसे के सींग, रोहिता के सींग और शरभ के सींग इस्तेमाल किए जाते थे। रोहिता और शरभ कश्मीर के प्रांत में पाए जाने वाले हिरन हैं, उन प्रजाति से है और ये इनका जिक्र धनुर्वेद में मिलता है। धनुर्वेद में धनुष बनाने के लिए जिन लकड़ी का प्रयोग किया जाता था उनमें मूलतः जिनका वर्णन मिलता है वो हैं बेंत, बांस, सागौन, साल, अंजना, चंदन, अर्जुन। इन सभी लकड़ियों में बांस का सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। जिस प्रकार से धनुर्वेद में वर्णन किया गया है धनुष के बारे में, वो ऐसा ही प्रतीत होता है कि वो केवल बांस के बारे में बताया गया है, क्योंकि बांस को सबसे बढ़िया माना गया है धनुष बनाने। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे तो उससे आपको ये बात भी साफ हो जाएगी। धनुर्वेद में लकड़ी का धनुष बनाने में पर्व के बारे में बताया गया है। पर्व यानी कि वो गांठें जो लकड़ी में पाई जाती हैं और ज़्यादातर ऐसी गांठें बांस में देखने को मिलती हैं। दोस्तों, ये बांस का धनुष है। इसमें ये जो गांठें होती हैं इनको पर्व कहा जाता है। ये जो गांठें हैं ये पर्व कहलाती हैं। धनुर्वेद के अनुसार ये पर्व की जो संख्या है एक धनुष में वो 3, 5, 7 या 9 होनी चाहिए, तब वो धनुष शुभ माना जाता है, अन्यथा धनुष वर्जित माना जाता है। यानी कि अगर इन गांठों की जो संख्या है वो 3, 5, 7 या 9 होनी चाहिए। अगर गांठों की संख्या 2, 4 या 6 है तो वह धनुष वर्जित है, उसे अशुभ माना गया है। दोस्तों, ये पर्व की संख्याओं का भी ना एक लॉजिक है। अगर ये आप इसकी संख्या देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5। 5 की संख्या है इसके पर्वों की और 5 की वजह से 2 पर्व ऊपर हैं, 2 पर्व नीचे की तरफ हैं और बीच का जो भाग है वो एक पर्व होता है। इससे इसका बैलेंस और इसका जो दृढ़ता होती है, जो इसकी स्टेडीनेस होती है, वो बनी रह जाती है। ये लॉजिक है और बिल्कुल समझ में आता है कि धनुर्वेद में इसके बारे में क्यों इतनी विशेष तौर पे बताया गया है। इसके अलावा धनुष के बारे में यह भी बताया गया है कि कौन सा धनुष वर्जित है और कौन सा शुभ है। शुभ धनुष के बारे में तो मैं आपको बता दिया। अब मैं आपको अशुभ या वर्जित धनुष के बारे में जानकारी दे देता हूं। जो धनुष जला हुआ हो, जो
जिस धनुष में छेद हो या गड्ढा हो वो वर्जित है। इसके अलावा कोई पुराना धनुष जो बहुत पुराना हो उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो भी वर्जित है। इसके अलावा कोई कच्चे लकड़ी का बना हुआ हो या कच्चे बांस का बना हुआ धनुष हो वो भी वर्जित है। और ऐसा धनुष जो बहुत ढीला हो वो भी वर्जित है, और जो खींचने पर टेढ़ा हो रहा हो वो भी वर्जित है। तो ऐसे जो वर्जित धनुष हैं उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा धनुर्वेद में हिदायत दी गई है। धनुर्वेद में इसके अलावा ये भी बताया गया है कि किस प्रकार का धनुष कौन सा धनुर्धारी इस्तेमाल करे, यानी कि जो व्यक्ति रथ पर सवार हो उसे, और जो व्यक्ति पैदल हो उसे लॉन्गबो यानी कि लंबा धनुष इस्तेमाल करना चाहिए। जो व्यक्ति हाथी पर हो और या घुड़सवारी कर रहा हो उसे छोटा धनुष इस्तेमाल करना चाहिए। उसे हॉर्नबो यूज करना है, यानी कि सींग वाला धनुष, उसे यूज करना बताया गया है। तो दोस्तों ये थी जानकारी धनुष के बारे में जो धनुर्वेद ने हमें बताया। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको एक गुणमुष्टि के बारे में, यानी कि ड्रॉ के बारे में, कि धनुर्विद्या में उसका हम कैसे प्रयोग करते हैं। तो आइए आपको एक नई गुणमुष्टि बताता हूँ जिसका नाम है मत्सरी। इससे पहले मैं आपको 3 गुणमुष्टियों के बारे में जानकारी दे चुका हूं, जिसमें पताका मुष्टि, वज्र मुष्टि और सिंह कर्ण मुष्टि शामिल थी। तो अब ये चौथी गुणमुष्टि में आपको बताने आ रहा हूं जिसका नाम है मत्सरी। मत्सरी का मतलब होता है मछली। धनुर्वेद संहिता अंगुष्ठ नखमूले तु तर्जन्यग्रंच संस्थितम मत्सरी सा च विशेष्या चित्र लक्ष्य से वेदने। शब्दार्थ अंगूठे के नाखून के मूल स्थान पर तर्जनी का अग्रभाग दृढ़ता पूर्वक स्थापित करने को मत्सरी मुष्टि कहते हैं। चित्र लक्ष्य इस लक्ष्य में स्थित किसी चिन्ह विशेष को भेदने के लिए यह उपयोगी होती है। मीनिंग, व्हेन forefinger or index finger is properly placed on base of nail of thumb, such kind of position is called मत्सरी मुष्टि। मत्सरी में ये अंगूठे को हम कमान के डोर पर इस तरीके से घुमा लेंगे और अपनी इस तर्जनी उंगली को अंगूठे का जो मूल भाग है, अंगूठे के नाखून का जो मूल भाग है वहां पर इसे अच्छे तरीके से टिकाएंगे और मुट्ठी को बंद कर लेंगे। इस प्रकार से यह जो गुणमुष्टि है इसे मत्सरी कहा जाता है और इसे इस प्रकार खींचा जाता है। इस गुणमुष्टि का प्रयोग चित्र को भेदने के लिए किया जाता है। चित्र यानी कि इस प्रकार का चित्र हो सकता है एक लक्ष्य के तौर पर, चाहे उस पर फूल बना हो, चाहे उसमें 10 छल्ले बने हों, चाहे उस पर किसी शेर की आकृति बनी हो या किसी मानव की आकृति बनी हो, लेकिन वह चित्र होना चाहिए। चित्र को भेदने के लिए इस गुणमुष्टि का प्रयोग बताया गया है। अब मैं आपको तीर लगाकर समझाता हूं। इसे तीर के नीचे, नोक के नीचे लगाया जाएगा और इस प्रकार से उंगली को अंगूठे के नाखून के बिल्कुल निचले भाग पर अच्छे तरीके से इसे टिका दिया जाएगा और मुट्ठी को बंद कर लिया जाएगा। इस प्रकार से मत्सरी का इस्तेमाल किया जाता है। चाहे हम बात करें भारतीय धनुर्विद्या की, चीनी धनुर्विद्या की, यूरोपियन धनुर्विद्या की, जो तुर्की लोग हैं वो भी इसी तरीके के ड्रॉ का
या गुणमुष्टि का प्रयोग करते हैं। इसका ये इसलिए भी पॉपुलर है, ये इसलिए भी इसका प्रचलन बहुत है क्योंकि ये चलाने में बहुत आसान होती है, और दूसरा ये बहुत बढ़िया, इसको इससे निशाना लग जाता है। जो लोग थंब ड्रॉ सीखते हैं उनके लिए ये बहुत बढ़िया है। आइए अब मैं आपको इसका प्रयोग करके दिखाता हूँ। दोस्तों अभी मैंने आपको दिखाया कि मत्सरी का प्रयोग कैसे किया जाता है। इसे हम थंब रिंग्स के ज़रिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ किताबों में, कुछ
ड्राइंग्स के जरिए, कुछ चित्रों के जरिए ऐसा दिखाया गया है कि मत्सरी में अंगूठा ऊपर है, उंगली नीचे है, इस तरीके से। तो दोस्तों इस तरीके से पॉसिबल नहीं हो सकता है और ये सही नहीं है, मेरा ये मानना है। क्योंकि जो संस्कृत में जिस तरीके से इसका वर्णन मिला है उसमें यही कहा गया है कि अंगूठे के नख के मूल भाग पर उंगली को अच्छे तरीके से लगाने पर मत्सरी ड्रॉ या मत्सरी गुणमुष्टि बन जाती है। तो ये लॉजिकली पॉसिबल भी है और प्रैक्टिकली भी ये पॉसिबल है। दूसरी बात, इसे वज्रमुष्टि के साथ मिलाना उचित नहीं होगा कि वज्रमुष्टि इस तरीके से बनती है और मत्सरी इस तरीके से बनती है। दोस्तों इंग्लिश में इसको सिंगल हुक ड्रॉ भी कहते हैं और 3000 साल पहले जो किताब लिखी गई धनुर्वेद, उसमें इसका वर्णन मत्सरी के नाम से मिल जाता है। जल्द ही हम आपके पास लेकर आएंगे भाग 4 धनुर्विद्या और धनुर्वेद। कुछ रोचक तथ्य बताए जाएंगे उसमें धनुर्वेद के बारे में और एक और गुणमुष्टि के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका धन्यवाद।